हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जो बीएससी पार्ट सेकंड और 12th क्लास दोनों में ही काम आता है और कॉम्पिटिटिव लेवल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथर किस प्रकार से दिखाई देता है। किसी फ्लोर का पुष्प का इम्पोर्टेंट चक्र जो बनाता है उसमें पुंकेसर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मेन भाग परागकोश, जो कुतंतु और परागकोश को जोड़ता है वह भाग संयोजी कहलाता है। इस प्रकार से किसी भी पुंकेसर में 3 बेसिक भाग हैं। परागकोश जो इसका मुख्य भाग है, दोनों को कनेक्ट करने वाला संयोजी, और इसके अलावा एक लंबा फिलामेंट जो कि इसको पुष्पासन से जोड़ता है। अगर हम परागकोश की बात करें तो इसके टीएस में हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती हैं। मोनोकोट और डाइकोट फैमिलीज में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। इस प्रकार की कंडीशन में इसमें हमें 2 लोब दिखाई देंगे, जिनको हम लोब 1 और लोब 2 कहेंगे। इस दशा को द्विकोष्ठीय दशा कहा जाता है। प्रत्येक कोष्ठ में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनको लघु बीजाणु कहते हैं। बेसिकली ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। लेकिन ये बहुत बाद की स्थिति है। यदि हम किसी परागकोश को शुरुआत में देखें तो हमें किसी परागकोश में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें सभी कोशिकाएं एक ही समान या एक ही प्रकार की होगी। इनिशियल और बर्ड स्टेज जिसको हम कहते हैं, उसमें इस प्रकार की दशा में जो उत्तक पाए जाते हैं उसे समांगी उत्तक कहते हैं। बाद का संपूर्ण विकास इसी उत्तक की एक या एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है। हमारा मेन पर्पस इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसी को जानना है। तो हम देखते हैं कि ये जो समांगी उत्तक की कोशिकाएं हैं किस प्रकार से डेवलपमेंट में भाग लेंगी। इसके लिए हम किसी भी एक पार्ट का चयन कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये भाग ले लिया, तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो लगभग समान प्रकार की हैं, लेकिन डेवलपमेंट के समय इनमें से कोई एक सेल अन्य सेल से आकार में बड़ी और सुस्पष्ट हो जाएगी। इस सेल को हम आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल कहेंगे। प्रपसूतक प्रारंभिक कोशिका कहा जाएगा। इस कोशिका के द्वारा ही परागकोश की भित्तियों और परागकणों का निर्माण होता है। इसके लिए इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है वो पीडी और परिणतिक प्रकार का है। इसकी वजह से यहाँ पर इस सेल से 2 सेल बन जाएगी। आउटर जो सेल होगी उसे कहा जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल और वाल सेल, और निचली जो सेल है उसे कहा जाएगा इनर स्पोरोजीनस और सेंट्रल सेल। यहाँ पर प्राइमरी पैराइटल सेल की जहाँ तक हम बात करें, इसका मेन कार्य है भित्तियों का निर्माण करना, वॉल फॉर्मेशन।
और जहाँ तक हम स्पोरोजेनस सेल या टिश्यू की बात करते हैं, इसका मेन भाग है पोलन ग्रेन का निर्माण करना। तो पहले हम प्राइमरी पैरेटल सेल्स के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी पैरेटल सेल्स किस प्रकार से बनती है, तो इसको हम ए पॉइंट देते हैं और इसको हम बी पॉइंट देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट की। बड स्टेज में जो बाहरी प्राइमरी पैरेटल सेल है, जिसको हमने वाल लेयर या वाल सेल भी कहा है, ये कंटिन्यूअस कुछ अपनतिक, इट मीन्स पेरिक्लिनल डिवीजन, और बहुत सारे एंटी क्लिनल डिवीजन अपनतिक विभाजन करती है, जिससे यहाँ पर कोशिकाओं की 4 परतों का निर्माण हो जाता है। इन 4 परतों में सबसे बाहरी जो परत है, जो पहले से ही प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। ये सबसे आउटर है और बेसिकली इसका कार्य प्रोटेक्शन का है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहले से ही मौजूद रहती हैं, पहले से ही उपस्थित रहती हैं, पहले से उपस्थित, अर्थात यहाँ पर इसके निर्माण में वाल सेल का कोई रोल नहीं है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कौन सी लेयर प्राइमरी पैरेटल सेल की नहीं है, तो वो एपिडर्मिस नहीं है। उसके बाद में सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को अगर हम देखें तो इसकी सेल कुछ इस प्रकार की होती है। ये सिंगल लेयर या डबल लेयर दोनों में हो सकती हैं। अगर डबल लेयर होती हैं तो ये इस प्रकार की होती हैं, मोस्टली ये सिंगल लेयर ही होती हैं। इनके ऊपर हमें विशेष प्रकार के यू बैंड देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से। जिन्हें हम कैस्पेरियन बैंड कहते हैं। सामान्य लैंग्वेज में हम इनको यू बैंड भी कह सकते हैं। एंडोथीसियम का जो बेसिक फंक्शन है, अगर हम परागकोश की स्ट्रक्चर को दोबारा बनाएं तो हम देखेंगे जो परागकोश का ये पोर्शन जहां है, वहां पर एंडोथीसियम की परतों में यू बैंड नहीं पाए जाएंगे। इस जगह पर यू बैंड का अभाव होता है। यहाँ पर सेल सीधी होती हैं, यू बैंड आपको कॉर्नर्स पे मिलेंगे। तो ये यू बैंड लेस रीजन है, यू बैंड लेस एंडोथीसियम। इसे स्टोमियम कहा गया है। जब भी कभी पुष्प परिपक्व हो जाएगा, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, तो सूर्य की किरणें जब इनके ऊपर गिरेगी, सनलाइट जब इनके ऊपर गिरेगी, तो ये भाग सिकुड़ेगा और ये भाग भी सिकुड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा जो दोनों को ऊपर और नीचे खींचेगा। इस वजह से ये भाग यहाँ से डिसरप्ट, फट जाएगा और इस प्रकार ये भाग, या ये कहें कि एंडोथीसियम, परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। एंडोथीसियम का मूल कार्य परागकोश के स्फुटन में सहायता करना ही है। तीसरी इंपॉर्टेंट लेयर जो कि इसके नीचे होती है, वो है मिडिल लेयर।
इसको हम मध्य परत भी बोलते हैं। बहुत ही सामान्य परत है ये, और स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बड़ी इजी है। 2 से 3 स्तरीय होती हैं, 2 से 3 परतें यहाँ हो सकती हैं। इनका जो मेन कार्य है वो है भोजन संचरण। तो ये भोजन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इट मीन्स फूड ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। तो विकसित होते हुए परागकण मूलतः इन पर और आगे की परतें भी इन्हीं पर निर्भर करती हैं। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो परत है वो है नंबर 4, जो सबसे नीचे है, और वो है टेपिटम। किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो टेपिटम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर। मूलतः इस की एक सेल को लेकर हम बात करते हैं कि क्या क्या है। इनिशियल स्टेज में हम इस सेल को देखें तो आपको इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसका मतलब प्रारंभ में ये एक केंद्रिकी होती हैं, लेकिन इसके अंदर एंडोमाइटोसिस होता है, अंतः समसूत्री विभाजन, जिससे कुछ ही समय में ये बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। इसमें केंद्रक एक से ज़्यादा हो जाते हैं। इसे बोलते हैं बहुकेंद्रकीय स्थिति या बहुकेंद्री। साथ ही यहाँ पर यह भी देखा गया है कि यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं उनकी प्लॉइडी बढ़ जाती है। प्लॉइडी का मतलब होता है कि इनके अंदर गुणसूत्रों के जो सेट हैं वो 2n के स्थान पर 4n या 6n या उसी मल्टीप्लाई में आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या चेंज होती रहती है। बेसिकली हम बात करें टेपिटम करती क्या है, तो मेन थीम जो है वो तो यह है कि टेपिटम का मुख्य कार्य पोषण प्रदान करना है। ये बेसिकली भोजन उपलब्ध करवाती हैं, किसको? विकसित होते हुए परागकणों को। लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे कार्य हैं, हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं।